प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की। आपको बता दें, कमला हैरिस और पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात में पाकिस्तान के आतंकवाद का मुद्दा भी उठा। उधर बैठक में आतंकवाद का मुद्दा उठा तो कमला हैरिस ने खुद को कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद में शामिल है और वहां आतंकी संगठन काम करते हैं। व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दरअसल कमला हैरिस ने कोरोना के दौरान भारत के उठाए कदम और अंतर्राष्ट्रीय मदद और वैक्सीनेशन की तारीफ की। पीएम मोदी ने भी कोरोना काल में मदद के लिए अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमला हैरिस को भारत आने का निमंत्रण भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो भारत दौरे पर आती हैं तो पूरे देश को काफी खुशी होगी। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास जताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नेतृत्व में द्विपक्षीय संबंध कई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया और पारस्परिक एवं वैश्विक हित वाले मुद्दों पर चर्चा की। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बता दें, बीजेपी सरकार को घेरने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बीते 2 सालों में एक भी वादा पूरा नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा 2.5 लाख करोड़ के कर्ज के नीचे दबा है। हुड्डा ने कहा, प्रदेश सरकार ने 2014 के घोषणा पत्र में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का वादा किया था, लेकिन यहां आयोग की रिपोर्ट अभी तक लागू नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि किसान की आमदनी लगातार घट रही है। इस दौरान हुड्डा ने जेजेपी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जेजेपी ने हरियाणा के युवाओं को रोजगार में 75% आरक्षण देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया। हुड्डा ने यह भी कहा कि आज हर वर्ग महंगाई से परेशान है। मनरेगा के मजदूरों को 2 महीने की पेमेंट नहीं मिली है, जिसका 80 करोड़ बकाया है। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश सरकार बीते 2 सालों में फेल साबित हुई है। उधर किसानों पर बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि बारिश के चलते खेतों में पानी जमा है, जिसकी निकासी को लेकर सरकार को कोई ध्यान नहीं है, जिसके चलते फसलों को भारी नुकसान हो रहा है और ऐसे में प्रदेश सरकार से गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा देने की मांग भी की गई। दरअसल हुड्डा ने बेरोजगारी के आंकड़े पर भी सरकार को घेरने का काम किया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी में प्रदेश पहले स्थान पर है। सीएमआई की रिपोर्ट में हरियाणा में 35% से अधिक बेरोजगारी है। जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सरकार के वादे पूरा न करने वाले बयान पर पलटवार किया। दरअसल उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा की जनता तब याद आई जब पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी खिसक गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता में चर्चा चल रही है कि आगे आने वाले समय हुड्डा की राजनीति पर पूर्ण विराम लगाएगा। और वहीं इनेलो के तीसरा मोर्चा बनाने के सवाल पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि सभी को अपना प्रयास करना चाहिए, लेकिन ये वास्तविक नहीं, काल्पनिक बातें हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यहां पर किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी गिरदावरी के आदेश दिए हैं। किसानों को बीमा योजना के तहत जोखिम की भरपाई की जाएगी, साथ ही मूंग के किसानों की अलग से भरपाई भी की जाएगी। इस दौरान जेपी दलाल ने यह भी कहा कि कैबिनेट ने नई योजना शुरू की है। इस योजना में 21 फैसले जोड़े गए हैं। इसके साथ ही कृषि मंत्री ने यह भी बताया कि सरसों के सीजन में मधुमक्खी पालन से किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पंजाब प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और उनके सहयोगी को पंजाब में सत्ता में लाने के लिए कांग्रेस की गहरी राष्ट्र विरोधी साजिश है, ताकि भविष्य में पंजाब और पाकिस्तान एक साथ चल सके। विज ने कहा कि राष्ट्रवादी अमरिंदर सिंह उनके रास्ते में बाधा थे, इसलिए उन्हें राजनीतिक रूप से मार दिया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब में राष्ट्रवादी ताकतों को कांग्रेस के गलत मंसूबों को नाकाम करने के लिए हाथ मिलाना चाहिए। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया
और वहीं इस मौके पर अजय चौटाला ने कहा कि प्रदेश में होने वाले पंचायतों के चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़े जाएंगे। अजय चौटाला ने कहा कि अगर दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे से किसानों की समस्या हल होती है तो वो ले जाएं उनका इस्तीफा, उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। और वहीं इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि 25 सितंबर को जींद में होने वाले सम्मान दिवस रैली में सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। लाखों की संख्या में लोग इस रैली में पहुंचकर चौधरी देवीलाल को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और कुछ लोगों को सबक भी सिखाएंगे। अभय चौटाला ने बताया कि सम्मान दिवस रैली में पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, जयंत चौधरी, मुलायम सिंह यादव, केसी त्यागी, यशवंत सिन्हा, प्रकाश सिंह बादल, नरेश टिकैत समेत कई बड़े नेता आएंगे। कुछ ऐसे बड़े चेहरे भी होंगे जो सबको चकित कर देंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार से किसान, मजदूर और व्यापारी समेत हर वर्ग परेशान है। कर्मचारी भी बगावत पर उतर आए हैं और सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। अभय चौटाला ने कहा कि अगर इस सरकार में हुए घोटाले की सही से जांच की जाए तो सरकार के सारे मंत्री और मुख्यमंत्री फंसेंगे, अधिकारी भी सलाखों के पीछे होंगे। इस दौरान अभय चौटाला ने दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधते हुए कहा कि जेजेपी धरातल पर खत्म हो चुकी है। और वहीं अभय चौटाला ने किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि बारिश के कारण प्रदेश भर में फसलें बर्बाद हो चुकी है। सरकार को नुकसान की गिरदावरी करवाकर किसानों को प्रति एकड़ 50,000 रुपए मुआवजा राशि देनी चाहिए। उधर मेरठ से आतंकवाद निरोधक दस्ते द्वारा गिरफ्तार मौलाना कलीम सिद्दीकी के 4 गिरफ्तार जिस तरीके से फरीदाबाद से जुड़े हैं। आपको बता दें, सिद्दीकी और उसके 5 अन्य साथियों के खिलाफ सेक्टर 17 में जबरन धर्मांतरण का मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित विनोद ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 2011 में वो अपने परिवार के साथ सेक्टर 17 की प्रेम नगर की झुग्गियों में रहता था और उसी के पड़ोस में कुछ मुस्लिम युवक रहा करते थे जो उसे मुस्लिम समाज की अच्छाइयों के बारे में बताया करते थे। विनोद ने बताया कि मुस्लिम युवक बीच बीच में उसे पैसे और अन्य जरूरी सामान दिया करता था। इसी के चलते वो उसके चंगुल में फंस गया। और विनोद ने बताया कि दिल्ली स्थित शाहीन बाग की एक मस्जिद में मौलाना कलीम सिद्दीकी से उसका धर्मांतरण करवाया गया। गोहाना में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की जिला स्तरीय बैठक पब्लिक हेल्थ में संपन्न हुई। इस बैठक का मुख्य एजेंडा 27 सितंबर को किसानों की ओर से भारत बंद को सफल बनाने को लेकर था, जिसकी अध्यक्षता सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला सचिव जय भगवान धैया ने की। धैया ने कहा कि सर्व कर्मचारी संघ किसानों की मांगों को लेकर सहमत है और 27 तारीख को भारत बंद को सफल बनाने का पूर्ण समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही निजीकरण विरोधी दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान सर्व कर्मचारी हर जिले में प्रदर्शन कर वहां के एसडीएम और डीसी को निजीकरण और 3 कृषि कानूनों के विरोध में ज्ञापन सौंपेंगे। उधर रोहतक के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी परिसर में शहीदों के सम्मान में शहीदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर रोहतक के उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि हर साल 23 सितंबर को शहीदी दिवस मनाया जाता है और ऐसे में आपको बता दें कि शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की याद में यह दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर रोहतक के उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर गर्व की अनुभूति होती है। सिरसा में जयज्वाला मां भगवती युवा क्लब की ओर से 15वें विशाल जागरण का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक गोपाल कांडा के अनुज श्री तारा बाबा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने ज्योति प्रज्वलित की। इस मौके पर गोविंद कांडा ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि मां भगवती सभी की मन्नत पूरी करती है और जो भी सच्चे मन से उनके दर पर आता है उसकी झोली भरती जाती है। इस दौरान गोविंद कांडा ने आयोजन समिति को 21,000 रुपए की सहयोग राशि भी प्रदान की। इस मौके पर आयोजन समिति की ओर से गोविंद कांडा को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। उधर पंचकुला में प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाने वाले लोगों के खिलाफ नगर निगम ने मुहिम शुरू कर दी है। गुरुवार को नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए अंसल बिल्डिंग को सील कर दिया। जोनल टैक्सेशन ऑफिसर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पंचकुला गुलशन कुमार ने बताया कि अंसल बिल्डिंग मालिक का 36 लाख रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, जिसको बिल्डिंग के मालिक ने अभी तक जमा नहीं करवाया था।
उन्होंने बताया कि बुधवार को अंसल बिल्डिंग पर फाइनल नोटिस चस्पा था, लेकिन उसके बाद भी बिल्डिंग के मालिक ने टैक्स नहीं जमा करवाया, जिसके बाद अंसल बिल्डिंग को सील कर दिया गया। उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया है उन्हें भी नोटिस भेजा जा चुका है। इन लोगों ने जल्द ही प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया तो उनकी प्रॉपर्टी को भी सील कर दिया जाएगा। उधर यमुनानगर के मॉडल टाउन के रिहायशी इलाके में नियमों को ताक पर रखकर कमर्शियल निर्माण हो रहा है। बताया जा रहा है कि आवासीय स्थलों का नक्शा पास करवाकर अधिकारियों की मिलीभगत से कमर्शियल स्थलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सिरसा डिपो के जीएम पर कोर्ट की गाज गिरी है। दरअसल यहां आपको बता दें कि रिटायर्ड कर्मचारी की बकाया रकम का भुगतान न करने पर कोर्ट ने जीएम की सरकारी जीप को अटैच कर लिया है। इससे पहले ऐसे ही एक मामले में जीएम की सरकारी कार भी कोर्ट की ओर से जब्त की जा चुकी है। आपको बता दें सिरसा डिपो जीएम खुशीराम कौशल के पास सिरसा के अलावा फतेहाबाद हिसार डिपो का भी अतिरिक्त चार्ज है। उन्होंने कहा कि वहां की सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कर जीएम का काम चल रहा है और वरना उन्हें निजी वाहन का इस्तेमाल करने पर मजबूर होना पड़ता है। सिरसा जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है और यहां बारिश के पानी से किसानों की कपास, धान और मूंगफली की फसलों को नुकसान पहुंचा है। किसानों ने सरकार से खराब हुई फसलों की स्पेशल गिरदावरी करवाकर मुआवजा देने की मांग की है। कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर बाबूलाल ने बताया कि फसलों के खराब होने की सूचना मिलने के बाद अधिकारियों को फील्ड में जाकर सर्वे रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए ताकि किसानों को मुआवजे की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा सके। फतेहाबाद में बारिश के पानी के चलते खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने लघु सचिवालय में अनिश्चितकालीन धरना किया है। किसान नेता ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं और ऐसे में सबसे ज्यादा नरमे की फसल को नुकसान हुआ है। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि किसान को 50,000 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए और साथ ही जिन मजदूरों को रोजगार फसल खराब होने के खत्म हुआ है उन्हें 20,000 प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। किसान नेता ने कहा कि बीमा कंपनियां किसान को उलझाने का काम करती हैं और ऐसे में इसलिए सरकार अलग से किसानों को मुआवजा दे। उन्होंने कहा कि बीते वर्ष बारिश से खराब हुई फसलों की गिरदावरी करवाई गई थी लेकिन अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है। अंबाला में मूसलाधार बारिश के बाद किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों ने यह कहा कि धान की फसल पककर तैयार हो चुकी है, ऐसे में तेज बारिश होने से धान की फसल को भारी नुकसान होगा। इंद्री अनाज मंडी में बरसात ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। आलम यह रहा कि मंडी में कई दिनों से पीआर धान की खरीद न होने के चलते अनाज मंडी में खुले में पड़ी हुई धान की फसल भीगती रही, लेकिन प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा, जिसके चलते किसानों में रोष है। किसानों का यह कहना है कि किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं दी जाती जो किसानों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। उधर भाकियू नेता ने कहा कि सरकार द्वारा 25 सितंबर तक पीआर धान की खरीद शुरू नहीं करती तो भाकियू बड़ा आंदोलन छेड़ने पर मजबूर होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। कनीना उपमंडल के गांव धनोदा में पूर्व सरपंच की हत्या करने के आरोपियों में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस की 3 टीमें पिछले 3 दिन से भिवानी, बहादुरगढ़, हिसार, झज्जर सहित विभिन्न ठिकानों पर दबिश दे रही थी। पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन लगातार घटना पर नजर बनाए हुए थे। उधर कैथल में सुरक्षा के मद्देनजर करीब 7 साल पहले जिला प्रशासन की ओर से लाखों रुपए खर्च कर करीब 50 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन बिना देखभाल और कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से ये सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो शोपीस का काम कर रहे हैं। उधर नगर परिषद की ओर से नए सीसीटीवी लगाने को लेकर 15 लाख रुपए खर्च किए गए थे। कैथल की मुख्य 23 जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। बता दें कि कुछ दिन पहले कैथल में 6 चोरियां हुई थी, लेकिन कैमरे खराब होने के चलते पुलिस अब तक आरोपियों को पकड़ नहीं पाई है। गन्नौर के गांव बॉय में एक निजी स्कूल की छत टूटकर गिर गई। बता दें कि जिस समय यह हादसा हुआ उस वक्त बच्चे क्लास में ही पढ़ रहे थे। इस हादसे में दर्जनों बच्चे बुरी तरह से घायल हुए हैं।
आपको बता दें, घायल बच्चों को गन्नौर के ही स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। फिलहाल बच्चों की हालत खतरे से बाहर है और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी को जांच सौंपी गई। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही किसी तरह की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई और ऐसे में बताया जा रहा है कि स्कूल प्रशासन अभी तक इस मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि स्कूल के 2 कमरे की हालत काफी कमजोर थी, जिसकी वजह से छत पर लगे लोहे के गाटर और पत्थर बच्चों पर आ गिरे। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारतीय डाक विभाग की ओर से अंबाला कैंट के जीपीओ में जिला स्तरीय डिजिटल डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। हरियाणा में पहली बार इस प्रदर्शनी का आयोजन अंबाला कैंट में किया गया। बता दें कि इस प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि के रूप में सीपी एमजी रंजू प्रसाद ने शिरकत की और वहीं भारत में विभिन्न क्षेत्रों में जो भी कार्य हुए उन पर डाक टिकट जारी किए गए। इसके लिए एक वेबसाइट बना करके डाक विभाग ने एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। आपको बता दें कि सिरसा के गांव कुत्ताबड़ के एक युवा ने हवा से बिजली बनाने का रास्ता तरीका ढूंढा है और बलराज का यह कहना है कि वो हवा से एनर्जी बनाने के लिए पिछले लगभग 9 सालों से प्रयास कर रहा है। बलराज ने हवा से बिजली बनाने के लिए घर की छत पर ही पवन चक्की लगाई है और बिजली बनेगी। हालांकि उनका यह कहना है कि अभी तक उनका प्रोजेक्ट टेस्टिंग पर है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो इसे बड़े स्तर पर भी बना सकती है, जिससे आने वाले समय में बिजली की अच्छी उपलब्धता होगी। क्योंकि सोलर एनर्जी जहां केवल दिन में ही काम करती है, वहीं विंड एनर्जी रात को भी अपना काम करेगी। पंचकुला के खड़क मंगोली में एक 25 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि जिसके बाद परिजनों द्वारा युवक को पंचकुला के एक अस्पताल में लाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। वहीं इस घटना की सूचना मिलने के बाद पंचकुला सेक्टर 7 थाना प्रभारी पुलिस फोर्स के साथ अस्पताल पहुंचे और स्थिति को काबू किया। पुलिस ने बताया कि मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। उधर सोनीपत में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। बता दें कि एक कैंपर गाड़ी का टायर फटने से गाड़ी नीचे आ गिरी और ड्राइवर के सर में चोट लगी है। उधर घायल को सोनीपत के ऑस्कर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां इलाज के दौरान रण सिंह नामक शख्स को मृत घोषित कर दिया गया है। इस दौरान जब मृतक को परिजनों को यहां शव को ले जाने की मांग की गई तो बताया जा रहा है कि प्रशासन ने पीड़ित परिवार से 30,000 रुपए की मांग की। जब पीड़ित परिवार ने पैसे देने से मना किया तो परिवार को शव देने से इनकार कर दिया गया। उधर सोनीपत में लव मैरिज के 1 महीने बाद एक युवक ने आत्महत्या कर ली। मृतक का शव खेत में एक पेड़ से लटका हुआ मिला। उधर मृतक के परिजनों ने मृतक की पत्नी समेत 12 लोगों पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज करवाया है। मृतक के पिता का यह कहना है कि लड़की का परिवार इस शादी के खिलाफ था। उधर आपको बता दें कि पिता का यह कहना है कि लड़की के परिवार ने उसके बेटे के खिलाफ पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसको लेकर कुंडली थाना पुलिस ने बुधवार को दोनों पक्षों को थाने में बुलाया था। थाने से आने के बाद खुदकुशी की बात कही गई है। उधर पलवल में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अलीगढ़ रोड स्थित एक क्लिनिक पर छापेमारी की और छापेमारी के दौरान टीम ने गर्भपात करने के आरोप में एक डॉक्टर और एक महिला कर्मचारी को काबू में किया है। इस दौरान टीम ने क्लिनिक से गर्भपात करने के औजार और दवाइयां भी बरामद की है। कैंप थाना पुलिस ने मामले में डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और ऐसे में आरोपी डॉक्टर और महिला कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यमुनानगर में कोरोना महामारी के बीच अब डेंगू और मलेरिया जैसी घातक बीमारियों ने भी दस्तक देनी शुरू कर दी है। इसे देखते हुए जिला स्वास्थ्य प्रशासन अलर्ट पर है। उधर प्रशासन ने एक विशेष बैठक करते हुए स्वास्थ्य अधिकारियों को डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाने के दिशा निर्देश दिए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय धैया ने बताया कि जांच में अभी तक डेंगू के 126 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 11 सैंपल पॉजिटिव आए हैं। इसी के साथ ही मलेरिया के भी 4 मरीज मिले हैं। सीएमओ ने जनता से भी डेंगू और मलेरिया से बचाव के सभी उपाय अपनाने की अपील की है। जींद जेल में बंद अपराधी विनय को छुड़ाने की साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। बताया जा रहा है कि अपराधी विनय को चेकअप के लिए सामान्य अस्पताल लाया जाना था। इससे पहले ही करीब 8 से 10 बदमाश हथियारों से लैस होकर सामान्य अस्पताल परिसर में इकट्ठा हो गए।
और वहीं जैसे ही पुलिस टीम विनय को लेकर अस्पताल पहुंची, बदमाशों ने पुलिस टीम पर एक फायर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और पुलिस ने हमला करने वाले 7 लोगों पर पहचान कर ली है और बताया ये भी जा रहा है कि इसी के साथ ही 2 बदमाशों को उधर भी दबोचा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुधवार को हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बता दें आपको कि चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में ये बैठक हुई। मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। उधर बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कैबिनेट बैठक में लिए फैसलों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि करनाल मामले में कमीशन ऑफ इंक्वायरी के गठन को मंजूरी दे दी गई है। रिटायर्ड जस्टिस एसएन अग्रवाल को कमीशन का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि बैठक में बागवानी की फसल बीमा करने को लेकर भी मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि पंजाब के नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने उनसे मुलाकात की है। सीएम मनोहर लाल वर्ल्ड कार फ्री डे के मौके पर अपने आवास से साइकिल चलाकर सिविल सचिवालय पहुंचे। इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, कृषि मंत्री जीपी दलाल समेत कई विधायक उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कई वाहन निर्माता कंपनियों द्वारा निर्मित ई स्कूटर और ई कारों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री ई स्कूटर के जरिए अपने आवास वापस लौटे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ई वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा ई वाहन खरीदने वाले लोगों को सब्सिडी दी जा रही है और लोगों से पर्यावरण संरक्षण का आह्वान करते हुए कहा कि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए लोगों को ई वाहन अपनाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा प्रदेश में ऑक्सीजन लगाने को बढ़ावा दिया जा रहा है और वहीं प्रदूषण कम करने की दिशा में कदम उठाते हुए ई बसों और ई ऑटो को चलाने पर बल दिया जा रहा है। उधर गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बयान पर पलटवार किया। विज ने कहा कि सुरजेवाला हमेशा देश के बारे में बुरा क्यों सोचते हैं। उन्होंने कहा कि ये देश आज तक न किसी से मिटा है और आगे कहीं भी नहीं मिटेगा। दरअसल सुरजेवाला ने बीजेपी को देश के भविष्य की सुपारी लेने वाली पार्टी बताया, जिसके जवाब में विज ने कहा कि ये देश पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है। वहीं बॉर्डर पर रास्ता खुलवाने को लेकर किसानों के साथ दोबारा बातचीत पर विज ने कहा कि इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय गृह मंत्री को अवगत करवा दिया गया है। अब आगे सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश होंगे उनकी पालना की जाएगी। उधर भारत में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। एक दिन में 30,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और वहीं आपको बता दें कि बुधवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से यहां ये आंकड़े ज्यादा हैं। उधर प्रदेश में कोरोना के 14 नए मामले सामने आए, जबकि बीते 24 घंटों में कोरोना से एक मरीज की मौत हुई है। जबकि फरीदाबाद में 5 नए मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश के 14 जिलों में कोई नया मामला नहीं मिला है। हरियाणा में कुल मरीजों का आंकड़ा 7,70,557 पहुंच गया है, जबकि कोरोना से प्रदेश में 9,683 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट 98.66% है। इस्माइलाबाद अनाज मंडी में बुधवार को किसान बचाओ देश बचाओ किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन किया गया। भारी बरसात के बावजूद भी किसान महापंचायत में महिला और पुरुष भारी संख्या में मौजूद रहे। किसान महापंचायत को लेकर किसानों में भारी उत्साह देखने को मिला। बता दें किसान नेता गुरनाम सिंह चडोनी समेत संयुक्त मोर्चा के जुड़े किसान नेताओं ने महापंचायत में शिरकत की और शिरकत करते हुए 27 सितंबर को भारत बंद को लेकर किसानों से विशेष बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस महापंचायत में केवल किसान ही नहीं बल्कि मजदूरों ने भी हिस्सा लिया है और ऐसे में महापंचायत में मौजूद किसानों के लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई है।